नमस्ते सभी को। ईपी के कैपिटल में आपका स्वागत है। यहाँ हम व्यक्तियों और कंपनियों के साथ काम करते हैं और उन्हें पीढ़ियों तक संपदा बनाने में मदद करते हैं। मैं आपका होस्ट ऋत्विक हूं और आज हम एनआरआई के लिए एक आकर्षक विषय में गहराई से उतर रहे हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि ये वीडियो आपके जीवन को 11 वासीय भारतीयों के रूप में बहुत अधिक आसान बना देगा। तो जुड़े रहें। और एक बोनस के रूप में मैंने भी एक गहन विश्लेषण तैयार किया है। आपके भारतीय करों में 7 महंगे जाल, एक एचएनआई सलाहकार का उनसे बचने का मार्गदर्शन। आप इसे डाउनलोड करने के लिए विवरण में लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं। तो यदि आप एक सफल 11 वासीय भारतीय हैं, तो आप संभवतः एक वैश्विक पोर्टफोलियो का प्रबंधन कर रहे हैं। आप बड़े सवालों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं: रिटर्न, विविधीकरण और विकास। लेकिन मेरे 20+ वर्षों के अनुभव में एनआरआई के लिए सबसे बड़े वित्तीय नुकसान खराब निवेश से नहीं आते हैं। वे छोटे, बिना दबाव के त्रुटियों से आते हैं। कर और अनुपालन में महत्वपूर्ण संरचनात्मक गलतियां जो आपको लाखों का नुकसान पहुंचा सकती है। ये नौसिखिए गलतियां नहीं हैं, ये स्तरीय गलतियां हैं। आइए बात करते हैं उन 3 सबसे बड़े गलतियों की जो मैं हर दिन देखता हूं। पहली गलती, गोपनीयता बम जो आप नहीं देख पाते। ये पहली गलती सबसे खतरनाक है क्योंकि ये अदृश्य है जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। आप शायद सोचते हैं कि आप एनआरआई होने का नियम जानते हैं। मैं तब तक सुरक्षित हूं जब तक मैं 182 दिनों से कम समय के लिए भारत में रहता हूं। आपके लिए वो नियम खतरनाक रूप से पुराना हो चुका है। कानून विशेष रूप से उच्च आय वाले व्यक्तियों के लिए बदल गए हैं। यदि आपकी भारतीय स्रोत आय, जो किराया, लाभांश और ब्याज है, 15 लाख रुपए से अधिक है, जो लगभग $18,000 है, तो वो 182 दिन की सीमा केवल 120 दिनों तक घट सकती है। उसके बारे में सोचिए। आप भारत एक पारिवारिक यात्रा के लिए आते हैं, 4 महीने रहते हैं और आपसे गलती से अपना कर स्थिति बदल जाती है। लेकिन यहां असली जाल है जिसे मैं गोपनीयता बम कहता हूं। जैसे ही आपका स्थिति गैर निवासी से बदलती है, आपको कानूनी रूप से अपने भारतीय कर रिटर्न के साथ अनुसूची FA विदेशी संपत्तियों दाखिल करनी होती है। इसका अर्थ है कि आपको अपनी पूरी वैश्विक वित्तीय पहचान भारतीय कर प्राधिकरणों के समक्ष प्रकट करनी होगी। आपके US ब्रोकरेज खाते, आपके UK की संपत्तियां, दुबई या सिंगापुर में आपके बैंक बैलेंस, सब कुछ। इसको प्रकट न करने पर ब्लैक मनी अधिनियम लागू हो जाता है, जिसमें गंभीर दंड होते हैं। प्रति वर्ष 10 लाख रुपए का जुर्माना केवल शुरुआत है। यह आपके वित्तीय गोपनीयता का एक विनाशकारी और पूरी तरह से अनजाना नुकसान है। त्रुटि संख्या 2, अपने करमुक्त खाते को दूषित करना। यह दूसरी गलती आसान सुविधा के कारण होती है, लेकिन इसके परिणाम बहुत बड़े होते हैं। आपके पास आपके 2 प्रमुख भारतीय बैंक खाते हैं, जैसा कि होना चाहिए। आपका एनआरआई खाता अपने विदेशी वेतन और बचत के लिए। इस खाते पर अर्जित ब्याज भारत में 100% करमुक्त है। आपका एनआरओ खाता आपकी भारतीय आय के लिए, जैसे आपकी संपत्ति से किराया, ये खाता कर योग्य है। अब गलती, एक दिन भारत में आपका किराएदार किराया देना चाहिए। सुविधा के लिए आप उन्हें कहते हैं, बस इसे मेरे एनआरई खाते में जमा कर दे। आपने अभी एक महत्वपूर्ण त्रुटि कर दी है। वह स्थानीय भारतीय रुपए की आय का जमा फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा का सीधा उल्लंघन है। भारत के विदेशी मुद्रा नियमों का उल्लंघन है। आपने अपने एनआरई खाते को कलंकित कर दिया है। यह वित्तीय आपदा है। एक कर अधिकारी अब कानूनी रूप से तर्क दे सकता है कि चूंकि खाता अनुपालन में नहीं है, इसलिए इसका करमुक्त चरित्र इस वर्ष के लिए खो गया है। उस खाते में $1 मिलियन की स्वच्छ विदेशी मुद्रा पर आप जो करमुक्त ब्याज कमा रहे थे, अब इसे सभी कर योग्य माना जा सकता है। आपने अभी अभी अपने करमुक्त आश्रय को एक विशाल कर देयता में बदल दिया, सिर्फ एक बैंक ट्रांसफर बचाने के लिए। त्रुटि संख्या 3, कैश फ्लो किलर जब आप बेचते हैं। यह तीसरी गलती सबसे सीधी वित्तीय खपत है जो मैं देखता हूं। आप तय करते हैं कि आप अपनी संपत्ति भारत में बेचेंगे। गलती निष्क्रिय रहना है। आप खरीदार को डिफॉल्ट टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स या TDS काटने की अनुमति देते हैं। समस्या,
कानून खरीदार को पूरे बिक्री मूल्य पर कर काटने की आवश्यकता है, लगभग 20 से 21%, सिर्फ आपके लाभ पर नहीं। चलो HNI नंबर चलाते हैं। आप 10 करोड़ रुपए में एक संपत्ति बेचते हैं। आपके सभी खर्चों के बाद आपका वास्तविक कर योग्य लाभ शायद 2 करोड़ रुपए है। आपका वास्तविक कर बिल लगभग 41 से 42 लाख रुपए होना चाहिए। लेकिन चूंकि आप निष्क्रिय थे, खरीदार पूरे 10 करोड़ रुपए में से 20.8% की कटौती करता है, या 2.08 करोड़ रुपए कर विभाग के पास फंसे हुए हैं। यह आपके पूंजी का 1.6 करोड़ रुपए से अधिक है, जिसे सरकार को बिना ब्याज का ऋण के रूप में दिया गया है। आप उस पैसे को 12 से 18 महीनों तक नहीं देख पाएंगे, और तभी जब आप अपनी रिटर्न दाखिल करेंगे और अपना रिफंड मांगेंगे। यह नकदी प्रवाह को रोकने वाला है। समाधान सक्रिय होने में है। बिक्री से पहले आपका CA फॉर्म 13 दाखिल करना चाहिए ताकि कम कटौती प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सके। ये प्रमाण पत्र आपके वास्तविक लाभ के आधार पर कानूनी रूप से खरीदार को सही कम कर राशि कटौती करने का निर्देश देता है। एक बोनस जाल, 16 वर्षीय टाइम बम। मुझे एक और जोड़ना है क्योंकि मैं इसे अक्सर संपत्ति के साथ देखता हूं। खरीदार आपको 20% काले पैसे या नकद में प्रस्तावित करता है। यह आकर्षक है, ऐसा न करें। यह एक NRI के लिए एक टिक टिक करने वाला बम है। आप उस नकदी के साथ क्या करेंगे? आप इसे बिना फ्लैग किए जमा नहीं कर सकते। यदि आप पकड़े गए तो दंड गंभीर होंगे। केवल उच्चतम कर दर ही नहीं, बल्कि ऐसे दंड भी हो सकते हैं जो कर का 300% तक हो सकते हैं। और सबसे बुरी बात, NRI के लिए कर विभाग 16 वर्षों तक एक मामला फिर से खोल सकता है। 10 साल बाद, जब आप इसे भूल चुके होंगे, आपको एक नोटिस मिल सकता है जो आपकी जिंदगी को उलट पलट कर देगा। HNI अवसर, मैंने आपको बताया कि क्या नहीं करना है। मैं आपको एक उन्नत रणनीति के साथ छोड़ देता हूं, जो अधिकांश HNI मिस कर रहे हैं। यह आपके म्यूचुअल फंड लाभों के बारे में है। हर कोई मानता है कि आपको भारतीय म्यूचुअल फंड्स पर पूंजी लाभ कर देना पड़ता है, लेकिन हाल के उच्च स्तरीय ट्रिब्यूनल के फैसलों ने एक शक्तिशाली कानूनी रणनीति को खोल दिया है। यहां तर्क है, सरल रूप में, अधिकांश कर संधियां, जैसे कि UAE के साथ, भारत को शेयरों से लाभ पर कर लगाने का अधिकार देती है। लेकिन एक म्यूचुअल फंड की इकाई कानूनी रूप से शेयर नहीं है। एक म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट है, क्योंकि ये शेयर नहीं है। यह संधि में एक अलग अवशेष धारणा के अंतर्गत आता है। यह धारणा आपके निवास देश को कर लगाने का विशेष अधिकार देती है, और यदि आप UAE जैसे देश के कर निवासी हैं, तो आपका पूंजीगत लाभ कर क्या है? 0। अपने कर निवासी प्रमाण पत्र प्राप्त करके फॉर्म 10F भरकर और इस अब बचाव योग्य कानूनी स्थिति को अपने कर रिटर्न में अपनाकर भारतीय म्यूचुअल फंड लाभों पर आपका अंतिम कर 0% हो सकता है। ये औसत निवेश और सच्चे धन प्रबंधन के बीच का अंतर है। ये केवल उन संपत्तियों को चुनने के बारे में नहीं है, ये उनके चारों ओर सही संरचना बनाने के बारे में है। धन्यवाद देखने के लिए।